जी, प्रियल जी आपका भी स्वागत है। धन्यवाद सर। जी। अब कोशिश ये करेंगे सभी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे और माइक ऑफ कर लेंगे। जिन सज्जन को अपना परिचय देना है, जैसे आज जो है अपने बीच दो लोग नए आए हैं। प्रियल जी भी एक बार जुड़ चुकी हैं, शशांक जी नए हैं और साथ में ही जो है अनिल जी, आप दोनों लोग नए हैं। तो मैं इनका परिचय दे देता हूँ। शशांक पालीवाल जी ये मूल रूप से उरई के हैं और आजकल सभी को नमस्कार। हाँ जी जी। और परमी प्राथमिक विद्यालय में आप सहायक पद पर कार्यरत हैं और आपने प्रतियोगी परीक्षाओं में लंबा समय बिताया है। दर्शन इनका काफी रुचि का विषय है और साथ में इन्होंने वास्तुशास्त्र पे भी काफी अच्छा अध्ययन है इनका। तो हमारे बीच आज पहली बार जुड़ रहे हैं, स्वागत है। अनिल जी थोड़ा अब आप अपना हो सके तो अनिल जी हट गए क्या? शायद हट गए। अनिल जी के घर में नेटवर्क की समस्या रहती है। बड़े ही उदार साथी हैं और अनेक बार अनिल जी ने बड़ी सेवा करी है हम लोगों की। विशेष करके वो भोजन कराने में बड़े कुशल हैं। वो प्रशिक्षणों में जब आते हैं बीआरसी पे तो अक्सर वो क्या करते हैं, भोजन लेके आते हैं हमें भोजन कराने के लिए। तो उनका ये सेवा भाव इतना आत्मीयता प्रदान करता है और अनिल जी बहुत ही सरल सज्जन हैं। वैसे तो उनको क्या कहें, शिक्षा मित्र के पद पे कार्यरत रहते हुए भी इतनी उदारता, इतनी गंभीरता बहुत ही दुर्लभ होती है। तो हमारे बड़े आत्मीय बंधु हैं अनिल सिंह जी। भिखारीपुर कटिया में वो कार्यरत हैं प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पे और वहीं बगल में भिखारीपुर के रहने वाले हैं, बल्कि कटिया के रहने वाले हैं। तो ये परिचय हो गया। रीना जी आपका भी स्वागत है। और अगर किसी को कोई एक दूसरे से परिचित नहीं है तो एक बार सभी लोग अपना जो है वीडियो ऑन करके, जिनको असुविधा हो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना वीडियो आप ही रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा परिचय हो जाए। जी शशांक जी, बस शशांक पालीवाल जी इतना परिचय और नमस्कार। नमस्कार सभी को। मैं शशांक पालीवाल जिला जालौन उरई से रहने वाला हूँ और बकाया सर ने मेरे बारे में बता ही दिया है। प्राथमिक विद्यालय परवी में कार्यरत हूँ और शिक्षा एमए हिस्ट्री और एमए एजुकेशन से और 2 बार नेट क्वालिफाइड हूँ हिस्ट्री से और सिविल सर्विस की तैयारी करता रहा हूँ। साथ में सर जी का मार्गदर्शन रहा आध्यात्म में, दर्शन में, तो उसमें रुचि भी मेरी है। बस यही छोटा सा परिचय है। अच्छा, इस बीच अनिल जी आ गए हैं तो अनिल जी मैं चाहता हूँ, अनिल जी आप वीडियो तो ऑन ही करे हैं, अपना माइक ऑन कर लीजिए और आप भी अपना परिचय दे दीजिए। अनिल जी। अनिल जी के यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, गांव में है दूर दराज, तो मैं वहां रुका हूं तो मुझे पता है उनके यहाँ हाँ अनिल जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते। मैं प्राथमिक विद्यालय भिखारीपुर से आवाज आ रही है आपको? हाँ थोड़ी कट कट के आ रही है लेकिन ठीक है, आपको सुनाई पड़े इतना पर्याप्त है। हमने आपका परिचय दे दिया है और आपने वीडियो भी दिखा दिया है, धन्यवाद आपको। अब अपना माइक बंद कर सकते हैं। जी आप माइक खोल के अपना परिचय दे सकती हैं।
प्रियल जी। जी नमस्ते। माइक माइक नहीं खुला है, माइक अनम्यूट कर। हाँ नमस्कार सर, आप सभी लोगों को मेरा पहली बार या आई थिंक दूसरी बार हम आपसे जुड़ रहे हैं। मैं प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर से हूँ और अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आप सबके बीच में मैं आई थिंक जूनियर हूँ सबसे, फिर भी आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। अरुण जी और रीना जी। नमस्कार सर, मैं अरुण कुमार उच्च प्राथमिक विद्यालय चंदौली ब्लॉक माधवगंज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा शुरुआत की 2 मीटिंग छोड़ करके लगभग मैंने सारी मीटिंग्स ज्वाइन की है। फिर भी कुछ साथी जैसे शशांक सर हैं, ममता मैम हैं, प्रियल मैम हैं और इनको मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा इतिहास मध्यकालीन इतिहास मतलब मेडिवल हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से मेरा एमए है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं रेगुलर छात्र रहा हूँ। उसके बाद में मैंने बीएड करने के बाद में 2009 में मेरी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई थी। और बता दूं कि जो हमारे मृदुल सर जी हैं, इनसे मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। पारिवारिक परिचय भी अच्छे से है, हमारा लोगों का जुड़ाव है। हमारे यहाँ सर आए भी हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं बन रही हैं, अगर सब लोग इनके मार्गदर्शन का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे या चलते रहेंगे तो काफी हद तक हम लोग अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। तो समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं कहूँगा बाकी मीटिंग में बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। चलो जुड़ जाओ, आपका जुड़ना बेहद जरूरी है। ठीक, धन्यवाद रीना बहन जी और फिर उसके बाद ममता बहन जी। रीना बहन जी शायद आवाज नहीं सुन पाई क्या? नेटवर्क की समस्या है। चलिए तब ममता बहन जी आप जो है अपना परिचय भी दे दीजिए और आपने एक प्रश्न रखा था, वो प्रश्न भी रख दीजिए। चलिए, सभी को प्रणाम। डॉक्टर ममता द्विवेदी, यहाँ कानपुर में महाराणा प्रताप आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट में योग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। नेट, जेआरएफ, क्यूसीआई जो कंप्लीट स्टडी योग में है वो कंप्लीट है मेरा, और 4 सब्जेक्ट से मेरा एमए है, काउंसलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और बच्चों के फील्ड में बाल संस्कार केंद्र, इस पर मेरी एक्सपर्टाइज है कि कैसे बच्चों में संस्कार डेवलप कराया जाए और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को कैसे मार्गदर्शन दिया जाए ताकि बच्चे और पेरेंट्स सब एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चों से पेरेंट्स, पेरेंट्स से बच्चों में जो संस्कार आ रहे हैं वो भावी पीढ़ी को कितना अच्छा बनाए। तो हम बहुत लोगों पर कार्य नहीं कर सकते, पर बस 100 लोगों पर भी हमने अपने काम को कर लिया, ये मेरे हिस्से की सेवा हो गई। तो ये मेरा कार्य क्षेत्र है। और मेरा जो क्वेश्चन है, जो अभी तक भैया ने बातचीत की थी, तो उस क्वेश्चन उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे मेरी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन एक होता है ना कि जब आप पढ़ रहे हो तो या कुछ सुन रहे हो तो एज अ स्टूडेंट सुनना समझना चाहिए, और किसी भी बात के आध्यात्मिक पक्ष को भी वैज्ञानिकता के साथ ही समझें तो माना जाएगा कि हम एज अ स्टूडेंट, एज अ विद्यार्थी हम कुछ सुन पा रहे हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि सारी चीज़ें चित्त से संबंधित था, हमारी कितनी कैसी भूख होनी चाहिए, हमारे पंचकोश का कॉन्सेप्ट चल रहा था। उसी में 2 क्वेश्चन आ रहे थे, एक मन था और एक मानस था, एक मन था और एक मानस था।
फिर वहाँ पर कुछ उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं हो रहे थे, और फिर एक भ्रामक स्थिति जो जिसे हम लोग कन्फ्यूज़न कह सकते हैं, डाउट्स कह सकते हैं, वो हमारी आत्मा को कनेक्ट कर रहा था। इन माय ओपिनियन हमको ऐसा लगता है कि आत्मा तो बिल्कुल क्लियर है, बस हाँ उसके ऊपर हो सकता है वो जो भ्रामक वर्ड है वो जो आत्मा के ऊपर जो हमारे खुद के कर्म और विचारधाराओं से जो लेयर्स पड़ जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो बस वो दो चीज़ें मेरे वर्ड्स जो हैं प्रॉपर वो मानस से संबंधित और आत्मा के कॉन्सेप्ट में वो क्लियर नहीं है, तो उसको हम समझना चाहेंगे। धन्यवाद। ममता बहन जी, क्या आप भी रिकॉर्डिंग कर रही हैं कि नहीं? मेरा सुझाव है आप भी करने लगे। हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक, धन्यवाद। तो रीना बहन जी शायद अनुकूल स्थिति में नहीं है, खैर वो जब आएंगी तो ठीक से बात हो जाएगी, उनका भी परिचय सबको मिल जाएगा। और मैं एक सामान्य परिचय दे दूं, वो शिक्षिका हैं ईश्वरपुर साईं विद्यालय में मल्लावा में, और अरुण जी की बहन है वो, ठीक है। तो जब भी वो अनुकूल होगा तो आपके सामने प्रत्यक्ष बात कर लेंगी। अब जो बहन जी ने प्रश्न उठाए हैं उन पर आप लोग थोड़ा केंद्रित होइए। कुछ साथी अभी नए हैं तो हो सकता है उन्होंने ग्रुप अगर देखा होगा तो वहां जो भी चर्चाएं हुई हैं उसका कुछ साझा किया गया है। तो शशांक जी, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। शशांक जी आप जरा बोल, और प्रियल जी आप दोनों लोग बताएं कि क्या जो क्वेश्चन क्या था आपका? समूह में मैंने कुछ वो देखे कि नहीं, रिकॉर्डिंग जो एक दो मीटिंगों की है वो देखे कि नहीं, और मैंने इस बार पहली बार जुड़ना हो पाया सर इस बार के कारण से, तो अभी मैं कुछ देखा नहीं हूँ, केवल आपने मैं आपके व्हाट्सएप पे एक वो भेजे दे रहा हूँ प्रारूप, तो उसको देखते जाइएगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, ठीक है। अच्छा, टॉपिक रहेगा यही। हाँ हाँ, अब कोई अगर आप में से किसी के पास हो तो लेकिन हाँ हम ही भेजेंगे ना इनको, तो दिक्कत इस बात। जी शशांक जी मैं आपको भेज रहा हूँ। जी जी, लीजिए, आपके व्हाट्सएप पे पहुंच गया होगा। ओके सर। अगर व्हाट्सएप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रारूप के हिसाब से बहन जी का कहना है, ममता जी ने पूछा है कि मन और मानस में मन और मानस में क्या भेद है, ऐसा ही तो पूछा है ना ममता जी ने? नहीं, मन और मानस में भेद नहीं, वो तो क्लियर हो रहा, मन से मानस एक स्थिति जा रही है, लेकिन मन और मानस के कार्यों में क्या अंतर है? अच्छा ठीक ठीक। मैंने दो बातें स्पष्ट करी थी। एक ये कहा था कि आप जब अपने आप को समझने जाएं तो साथ में ये भी कोशिश करें कि जो 3 पीढ़ियां हैं जीवन की, पहली पीढ़ी का जीवन वनस्पति में है, दूसरी पीढ़ी का जीवन जंतु के रूप में है, और तीसरी पीढ़ी का जीवन मानव रूप में है। तो इसको भी ध्यान में रखें कि शरीर जो में जिसको अन्नमय कोश कहा जाता है, तो अन्नमय कोश प्रथम कोश है और उसको शरीर कहेंगे, तो वो वनस्पति में भी पूर्ण विकसित है। मन जो दूसरा कोश है वो बहुत थोड़ा विकसित है, अल्प विकसित है वनस्पति में, और वो छुई मुई का संकुचित होने, कीटों को पकड़ के खाना हो, ये मन का संक्षिप्त रूप है, अल्प विकसित मन है वहां। लेकिन जंतुओं में शरीर और मन दोनों विकसित हो गया। अब दोनों विकसित हुए हैं तो उसके कारण उनके दोनों की क्रियाएं दिखेंगी। जैसे मैंने बोला था शरीर में भूख है मूल रूप से, और वो पोषण को केंद्रित है शरीर,
शरीर पूरी तरह से पोषण को केंद्रित होकर काम कर रहा है। मन आया तो मन के दो परिणाम हुए। जंतु में क्या खूबी आ गई जो वनस्पति में नहीं थी? जंतु एक तो चलने लगा, चलने में सक्षम हो गया। दूसरा क्या हुआ, चलने के साथ ही वो आक्रमण और पलायन की भी उसमें खूबी आ गई। वो अपनी रक्षा के लिए जंतु क्रियाएं करता है, आक्रमण भी करता है, पलायन भी कर पाता है। तो मन में मूल रूप से संवेदना है। सबसे पहले रूप में जो छुई मुई में दिखती है वो संवेदना है। और मैं वनस्पति में कुछ बताऊं, कुछ चीजें, जैसे रेगिस्तान में बबूल होते हैं, बबूल के पेड़ को, और उनको जब, ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ी रोचक बात है, उनको जब ऊंट खाने लगता है या जिराफ उनको खाने लगता है तो बबूल का पेड़, उसमें एक प्रतिक्रिया होती है। इधर की एक डाली को पकड़ के जानवर खा रहा है तो वो अपने पूरे शेष पेड़ का हर पत्ती तक एक ऐसा मैसेज छोड़ता है, ऐसा संदेश भेजता है कि वो फिर, एक मिनट साथी जुड़ते भी रहे, तो बबूल की शेष डाल शाखों की पत्तियां स्वाद बिगड़ जाता है उनका, यानी उनका स्वाद खराब हो जाता है, जिसके कारण वो जो जानवर है वो पत्तियों को खाना बंद कर देता है। अब ये क्या दिखा रहा है? ये संवेदना दिखा रहा है। संवेदना आगे चल के भाव बनती है, और भावना को जब देखने जाएंगे तो मेरे हिसाब से पहला भाव विस्मय का होता है, और सारी भावनात्मकता रक्षा के लिए है, सुरक्षा की दृष्टि से बनी है। जीवन जब ज्यादा समृद्ध हुआ तो उसको सुरक्षित कैसे किया जाए, इसके लिए जंतु में थोड़ा सा और ज्यादा विकसित मन आ गया, तो वो गति करने लगा, और गति करने के साथ साथ आक्रमण और पलायन की भी उसमें सुविधा आ गई। तो ये रक्षा के लिए है मूल रूप से। इसलिए मैंने मन की जो मूल भय की समस्या है उसके निवारण के लिए, जो समाधान के लिए प्रयास करा जाता है, उसको संरक्षण कहा है। तो शरीर की आवश्यकता मूल रूप से पोषण है, और मन की मूल आवश्यकता संरक्षण है। मुझे लगता है कि मन की बात स्पष्ट हो गई होगी। क्यों ममता जी? ठीक है भैया, ठीक है भैया। अच्छा, अब इसके बाद जो तीसरा कोश है, वो तीसरा कोश है चित्त। चित्त में मूलतः बुद्धि की एक अंतः क्रिया है, और बुद्धि में 5 उप क्रियाएं होती हैं। एक होती है अवलोकन, दूसरा होती है चित्रण, तीसरा होती है स्मरण, चौथा होती है तुलन, और पांचवा होती है निष्कर्ष की। तो ये 5 क्रियाओं के माध्यम से हम अपने ज्ञानांगों द्वारा किसी चीज को पहचानने का काम करते हैं। बुद्धि का ये काम है। अब ये अवलोकन, चित्रण, स्मरण, तुलन और निष्कर्ष की प्रक्रिया जो है, अवलोकन क्या है? जैसे आप ध्यान दो, आप चाहे आवाज हो, चाहे स्वाद हो, चाहे गंध हो, चाहे स्पर्श हो, और चाहे आंख से देखने वाला रूप हो, जैसे ही नेत्र के सामने कोई रूप आता है तो उसकी जो सूचना अंदर जाती है वो अवलोकन है। फिर ये जो चित्र हमारी आंख में आता है, ये वहां स्मृति कोश में दर्ज होता है, ये चित्रण है। फिर पहले से जो चित्र दर्ज हैं हमारी स्मृति में, उनको जगाया जाता है, उनको जागृत करते हैं, ये स्मरण है। फिर ये नया वाला चित्रण और पहले वाले चित्रणों में तुलना होती है, और उसके बाद अंत में निष्कर्ष होता है। और यही चीज कंप्यूटर में, जैसे आप लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाएं तो एक क्लिक साउंड आता है, तो ये अवलोकन हुआ। जैसे साउंड आता क्लिक, तो इसका मतलब वो डिवाइस जुड़ गई आपके कंप्यूटर से। फिर थोड़ी देर बाद अंदर प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में जो आपने डिवाइस लगाई उसका चित्रण अंदर हो रहा है स्मृति में। फिर स्मृति में जो पहले से चित्रण मौजूद हैं उनको जागृत किया जाता है, स्मरण किया जाता है। फिर उनकी तुलना होती है, तो तुलना के बाद फिर एक मैसेज आता है आपकी स्क्रीन पे, सिस्टम
फाउंड ए न्यू डिवाइस, यानी आपके प्रणाली में एक नया उपकरण जुड़ा है, और अगर वो उपकरण पहले जुड़ चुका है और उसका आपने कोई नाम दे रखा है, तो मैसेज ये नहीं आएगा कि सिस्टम फाउंड ए डिवाइस। आप उसका जो नाम दिए हैं सिस्टम फाउंड डिवाइस, उसका नाम आएगा। जैसे मृदुल लिख रखा है तो मृदुल ऐसे करके आएगा। तो ये तुलना के बाद की सूचना है। अब निष्कर्ष के रूप में बहुत देर बाद फिर एक सूचना आती है स्क्रीन पे, योर डिवाइस इज रेडी टू यूज। ये सारी चीजें बुद्धि के स्तर के काम में हो रही हैं। और बुद्धि क्या करती है, एक तो पहचान देती है, और दूसरा क्या होता है कि वो हमें ज्ञान देती है। अंदर ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है, तो सूचनाएं बाहरी जगत की अंदर ले जाती है। तो इस तरह जब ज्ञान मिलता है तो इससे इच्छाएं पैदा होती हैं, इच्छाएं हमें भोग में ले जाती हैं। इसलिए जो तीसरे कोष की समस्या है वो भोग समस्या है, और भोग का समाधान करने के लिए हम लोग संवर्धन करते हैं। तो क्रमिक रूप से मनुष्य इन 3 कोषों तक पहुंचा है। तो पहले कोष में भय है, भूख है, और उसका समाधान पोषण में है। दूसरे कोष में भय है, उसका समाधान संरक्षण में है। और तीसरे कोष में, एक मिनट, हाँ, तीसरे कोष में वहां भोग की मूल समस्या है और उसका समाधान होता है संवर्धन के लिए। चौथा कोष जो है उसे हम मानस कहते हैं। और मानस जो है, ये अगर और डिटेल में जाना चाहें और ठीक से समझना चाहें ममता जी, तो अभी की जो 3 कोष हैं ये इनकी भौतिक अवस्था है। जैसे ब्रह्मांड में जो सघन तत्व हैं, ठोस तत्व, उनका आकार, आकृति, भार तीनों तय हैं। फिर उसके अणु जब थोड़ा और विरल हुए, तो थोड़े और विरल होने पर उसका आकार और आकृति ये तय नहीं रहता। द्रव जो है जिस वस्तु में डाल दिया जाए वैसा आकार ले लेता, वैसी आकृति ले लेता, लेकिन भार जो है वो तय है। लेकिन जब इससे और विरल कोष हुए, उसके अणु और विरल हो गए, तो वो विरल हो जाता है, यानी वो गैस बन जाता है। तो लेकिन तीनों की भौतिक अवस्था है और उसको हमारे ज्ञानांग पकड़ लेते हैं। लेकिन जो चौथी चीज है जिसको हम ऊर्जा कहेंगे, ऊर्जा को हमारा ज्ञानांग नहीं पकड़ पाता है। इसलिए प्रकाश उसका एक रूप है, प्रकाश और ताप, उसको तो पकड़ लेता है, लेकिन मूल रूप से ऊर्जा को नहीं पकड़ पाता। ऐसे ही जो चौथा कोष है ना, चौथा कोष वस्तुतः वो ना तो पूर्ण रूप से भौतिक है और न पूर्ण रूप से अभौतिक है, उसकी सत्ता ऐसी है। आप एक उदाहरण से समझें तो आपका बिजली का बल्ब लगा, अब ये हार्डवेयर के रूप में सब कुछ है। अब इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिस समय, तो प्रकाश देता है वो बल्ब। तो जो प्रकाश देने की क्रिया है वो ठीक उसी तरह है कि हार्डवेयर के रूप में हमारे पास, किन जब आत्मा रूपी ऊर्जा का प्रवाह हुआ, इस बात को ध्यान से समझना ममता जी, जब आत्मा रूपी विद्युत धारा का प्रवाह हुआ इस बल्ब वाले हार्डवेयर में, तो क्या हुआ कि बल्ब में प्रकाश आ गया, और अगर आपने बटन बंद कर दी तो वो प्रकाश चला गया। ये सिर्फ ये है कि अगर इस हार्डवेयर में जीवन रूपी आत्मा आई है तो जो चौथा कोष है वो जो प्रकाश के रूप में दिख जाएगा, ऐसा होगा। वो ना तो भौतिक है ना अभौतिक है, वो इन 3 और आत्मा के बीच की भूमिका निभाता है, और वो ऊर्जा तत्व से जुड़ा हुआ है, उससे सीधे केंद्रित है। तो इस तरह मानस में भ्रम की समस्या है, और ये थोड़ा जटिल भी है, क्योंकि मनुष्य की यात्रा 3 कोषों में तो अच्छे से हो जाती है, चौथे कोष में कठिनाई आती है। भ्रम तभी समझ में आता है कि ये भ्रम है जब आपका चौथा कोष विकसित होना शुरू होता है। गौतम बुद्ध का बहुत अच्छा उदाहरण है, उनके
आदमी मरता है। अब जो आदमी भ्रम में जी रहा है उसको आदमी बुद्ध को पड़ा और वो निकल गए सब कुछ छोड़ के। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो कुल मिला के चौथे कोश का जो मामला है वो ये है कि वहां भ्रम की ही मूल समस्या है और उसके नीचे उसके कारण हम सत्यान्वेषण करते हैं और सत्य हम जानना चाहते हैं। इसको ऐसे भी जान सकते हैं कि जैसे आपका कोई बड़ा अभिन्न मित्र है, बड़ा प्रेम करते हैं आप उसे, और वो आए और एक कोई बात सुनाने, घटना जैसी सुनाए कि अरे सुनो कल ऐसा हो गया मेरे साथ, और आप बड़ी बड़ी जिज्ञासु हो कि अरे ऐसा हुआ, रोमांचक बातें ही हैं वो, तो वो आपको सुनाता जी। दिनेश जी आपका भी स्वागत है। तो दिनेश जी अपना बंद कर लेना, वीडियो बंद कर लीजिएगा और माइक भी, फिर बाद में सबसे परिचय हो जाएगा। वीडियो और माइक दोनों आप बंद कर लीजिए। दिनेश, हाँ ठीक। तो मानस में जो मूल समस्या है भ्रम की वो तभी दिखती है। दिनेश भाई आपका माइक अभी खुला हुआ है, आवाजें आ रही है, बंद कर लीजिए। दिनेश माइक अभी नहीं बंद हुआ। हाँ अब बंद हो गया, ठीक, धन्यवाद। तो जो चौथा कोश है उसमें भ्रम की समस्या है और उसके निवारण के लिए हम सत्य जानने की, जो अभी उदाहरण दे रहा था कि अगर आपका मित्र आपको कोई घटना सुना रहा है बड़ी रोमांचक और बड़ी ही जिज्ञासा वाली है और वो पूरा सुना दे, आप अचंभित रह जाओ, पूछो ऐसा हुआ था, वो अंत में एक बात कह दे नहीं सपना देखा था मैंने, आपको बड़ा बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? इसलिए बुरा लगेगा कि हम मूलतः सत्य जानना चाहते हैं, सत्य जानना हमारा मूल ध्येय है। तो ये जो चौथा कोश है ये भ्रम को तोड़ता रहा है और भ्रम जब आपके टूटते हैं तो आप सत्य जानना चाहते हैं और जब सत्य जान जाते हैं तो सत्य को जीना, ये पूरे कोश की आकांक्षा है, मूल चाहना है। पांचवें कोश की समस्या भटकाव है। जब तक हमें सत्य प्राप्त नहीं होता तो हम भटकते रहते हैं। आपका जो प्रश्न था भटकाव के संदर्भ में, आप कहते हैं कि नहीं आत्मा तो मूल रूप से शुद्ध है और उस पर कोई आवरण आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो होता है। नहीं, मुद्दा क्या है, और इसको गीता में भी कुछ इस तरह कहा गया है, अलग अलग कोशों में चेतना होने पर कहीं तो दृष्टा उसको उपदृष्टा कहा गया है, कहीं अनुमंता कहा गया है, कहीं भरता कहा गया है और कहीं उसको कोई तक हमें सत्य हाथ नहीं लगता तब तक आत्मा विशुद्ध होने के कारण किसी में इन्वॉल्व नहीं होता, किसी में प्रत्यक्ष जुड़ता नहीं है। जब आत्मा तभी जुड़ेगा जब उसको सत्य मिलेगा, सत्य मिलेगा तो वो सत्य को जीना चाहता है। इसलिए कोश में हम तब चाहता है, ये भूमिका है पूरी। अब अगर कोई बात है दिलीप भैया आपकी आवाज़ बहुत क्लैश हो रही है, अभी रिकॉर्डिंग में सुनेंगे आप तब आपको समझ में आएगा। या तो नेटवर्क इश्यू आ रहा है, नेटवर्क इश्यू आ रहा है, हर थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट में क्लैश हो रही है, आवाज़ ब्रेक हो रही है। अच्छा मैं देखता हूँ जरा सा, और मैंने पूछा भी था लेकिन वो मुझे जानकारी नहीं मिल पाई, मैं देखता हूँ। एक बार दिलीप भैया आप लीव करके ज्वाइन कीजिए इसी चैनल को। ठीक है।
माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए भैया। हाँ हाँ, अब आई आवाज? अब ठीक है। हाँ जी सर, आ रही है। ठीक आ रही है? चलो मैं देखता हूँ, अगर ये काम कर जाए तो हो सकता है। चलिए, मुझे लगता नहीं जुड़े, ये डिवाइस नहीं जुड़ पाएगी मेरी, लेकिन आप बताएं आवाज कैसी है? ठीक है आवाज ममता जी? अभी ठीक है भैया। तो अभी ठीक है। क्या चीज समझने में दिक्कत आई, जरा ये बताइए। एक वो जो मानस वाला बोल रहे थे वहाँ पे आवाज़ क्लैश हो गई। फिर भ्रामक स्थिति से जो चौथे नंबर पे जो हमारा विज्ञान में कोश है, वहाँ पर आकर के जब हम तीन चीज़ों से, तीन कोष को तो आराम से जी सकते हैं, आराम से तीन लेयर पे काम कर सकते हैं, लेकिन चौथे पर आते हैं तो वहाँ पर हमें खुद से अपने भ्रम लगता है ना कि हम खुद गलत स्थिति में जी रहे हैं, वो वाले पॉइंट्स में। हाँ, देखिए ऐसा है कि तीन कहा कि वो पूर्ण रूप से भौतिक नहीं है, ना पूर्ण रूप से अभौतिक है, बीच की स्थिति है। और उसमें बल्ब और प्रकाश का मैंने उदाहरण दिया था। एक और बात यहाँ ध्यान लेने की बात है, तीन कोश यानी जन स्थिति दूसरी होती है, लेकिन जब चौथा कोश विकसित, अल्प विकसित होकर मिलता है मनुष्य को, तो मनुष्य को प्रकृति ने दो विशेषताएं दे दी हैं की जरूरत है, क्योंकि यहीं से टर्निंग पॉइंट है, यहीं से एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। मनुष्य अस्तित्व में दो बड़ी खूबियां हैं, वह स्वतंत्र है दो कार्यों के लिए, निर्णय करने को स्वतंत्र है वो, और कर्म करने को स्वतंत्र है वो। प्रकृति से अलग हटके स्वयं वो निर्णय, तो इन दो तरह की स्वतंत्रताओं के कारण उसे प्रकृति का वो स्वरूप नहीं मिल पाता। आप छोटे बच्चे को देखो, उसे अगर कहीं कैल्शियम की कमी है तो वो खड़िया है, कुछ भी मिल जाए, चूना है, मिट्टी है, वो खाने लगेगा। एक पालतू जानवर को देखो, कुत्ते को देखो, उसका पेट खराब होता है, बदहजमी है, वो दौड़ा दौड़ा बागों में, खेतों में जाता है, एक पत्ती चबाता है और उल्टी करके आ जाता है। अब उसको किस वैद्य ने या एमबीबीएस डॉक्टर ने सलाह दी थी ऐसा करने को? वो प्रकृति से नियंत्रित है। इसलिए विशेष करके ममता जी आप जरूर ध्यान दें कि जो छोटे बच्चे हैं 5-7 साल के, उन बच्चों को बहुत हमें नहीं सिखाने की जरूरत है, उनको सहज रूप से देने की जरूरत है, और वो उनको आवश्यकता अनावश्यकता के लिए प्रकृति सहायता करती है। तो बहुत कुछ हो सके तो हम उनसे सीख कर नियोजित करें अपने आप को। तो ये हो गया। तो अब जो चौथे कोश की स्थिति है, चौथे कोश में भ्रम दिखने शुरू हो जाते हैं। जब चौथा कोश थोड़ा विकसित होता है, गौतम बुद्ध जी के साथ यही हुआ था। वो सिद्धार्थ के रूप में बड़े संतुष्ट थे, खुश थे, अच्छा जीवन जी रहे थे, राजकुमार थे। लेकिन जब उन्होंने मरते हुए व्यक्ति को देखा, कमर टेढ़ी किए हुए बूढ़े को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, तो वो अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए निकल लेते हैं। तो ये चौथा कोश है। यहाँ तब तक ये, जब तक ये भ्रम रहता है तब तक पांचवें कोश में भटकाव रहता है। जब चौथे कोश में सत्य का बोध होता है तो पांचवें कोश का भटकाव समाप्त हो जाता है। मैंने एक कविता में ये दो पंक्तियां प्रयुक्त करी हैं कि तोड़कर कोई विन्यास आया नहीं, मेरे हिस्से में इतिहास आया नहीं, और भूख भय भोग भ्रम में भटकता हुआ मैं यहां तक अनायास आया नहीं। तो सब अपनी जीवन यात्रा है और शरीर यात्राओं में पिछले जीवन का
जो सत्य मिला होता है, जितना हिस्सा हमें सत्य ज्ञात होता है, वह तो उसकी स्मृति चली जाती है आत्मा में, पांचवें कोश में। बाकी आत्मा के साथ रहती है। तो अनेक जगह ये होता है कि जैसे अकाल मृत्यु हो जाए किसी की, तो जो पिछले जन्म की चेतन स्मृतियों के 3 कोश होते हैं, शशांक जी आपको भी आसानी से समझ में आएगा। एक होता है चेतन, एक होता है अवचेतन, और एक होता है अचेतन। हाँ, अचेतन, अवचेतन और चेतन। तो चेतन का मतलब है वो स्मृति है तीसरे कोश की, कहाँ की? चित्त की स्मृति है, वो इसी जीवन में काम आएगी, अगले जीवन में वो काम नहीं आने वाली। लेकिन अवचेतन जो है उसमें सत्य भी रहता है, और जो वर्तमान जीवन के लिए चेतन स्मृति है वो भी उसमें चली जाती है अवचेतन में। इसीलिए जो एक बार जल जाए तो दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही त्वचा में कुछ गर्म लगता है तो हमारा हाथ झटके से खिंच जाता है, ये अवचेतन की स्मृति है, लेकिन ये वर्तमान जीवन में काम आ रही है। और सत्य भी अवचेतन में रहता है, लेकिन सत्य जो मूल सत्य है वो आत्मा में निहित हो जाता है, जो आगे की शरीर यात्राओं में काम आता है। अब कभी कभी आपने उदाहरण देखे होंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है और उसे पिछले जन्म की स्मृतियां रहती हैं। इसके बाद ये स्मृतियां प्रकट नहीं होती, क्योंकि वो जो पिछले जन्मों की सहज स्मृतियां होती हैं वो फिर धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं। जैसे हम स्वप्न देखकर उठें तो सुबह सुबह तो हमें स्वप्न याद रहता है, फिर थोड़ा समय बीत जाए तो हमें स्वप्न याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। तो ऐसे ही है। तो पिछले जन्म की अगर स्मृति का मतलब है, अधिकतम ये होता है, मेरा अपना अनुमान है कि पिछले जन्म में उसने अकाल मृत्यु पाई थी, तो अकाल मृत्यु के समय उसको ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सी स्मृति लेकर जानी है, कौन सी छोड़ जानी है। तो जो अवचेतन में, चेतन वाली स्मृति तो नष्ट हो जाती है शरीर के साथ, लेकिन जो अवचेतन की स्मृति वर्तमान जीवन की रहती है वो भी अगले जीवन में चली जाती है, पूर्ण नहीं जाती, अवचेतन वाली जाती है। इसलिए तो कभी कभी उसको बचपन में वो बातें याद रह जाती हैं। ये है मुद्दा। ये प्रमाण देता है कि हमारे जीवन में अनेक शरीर यात्राएं घटित होती हैं, और जब कोई जीवन पूरा प्रबुद्ध हो जाता है, प्रबुद्ध होने का मतलब है पूरे जीवन का बोध हो जाता है, पूरी सृष्टि का बोध हो जाता है, तो फिर वो चाहे विशेष कारणों से कोई योजना के कारण कि समाज में किसी देश में ये करना है तो वो शरीर धारण करता है, अन्यथा वो इससे मुक्त हो जाता है। तो ये कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां हैं, इस आधार पे जीवन चलता है। तो चौथे कोश में जब भ्रम मिटकर सत्यान्वेषण के द्वारा सत्य स्थापित होता है तो पांचवें कोश की जो भटकाव की स्थिति है वो खत्म होती है, और फिर वो अनुभव करने जाता है, जीवन जीने। अब अगर गौतम बुद्ध को बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सत्य ज्ञात हुआ, तो फिर वो क्या किए? वो उस सत्य को जीने लगे, और जीते जीते वो जहां भी, यानी कि आप घटना देखो, जो सत्य जी रहा है उसके साथ क्या होता है। वो अंगुलीमाल इतना क्रूर डाकू, जब उसने प्रहार करना जैसे चाहा, बुद्ध से नजर मिली और वो शून्य हो गया, भूल गया कि वो क्या करना चाह रहा था। तो ये उनके उस सत्य बोध और अनुभव का, जो सत्य को जीने का अनुभव था, उसका परिणाम था। ये होता है। तो जो अनुभव, सत्य को जीने के अनुभव रखने वाले लोग हैं वो चमत्कारिक होते हैं, और उनके इर्द गिर्द बहुत कुछ होता है। तो वो एक बड़ा मुद्दा है, वो आगे कितनी यात्राओं में हो पाएगा। जैसे मैं जब अपना एकांत में आकलन करता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़े थोड़े सत्य दिखने लगे हैं, और पूरा सत्य जीवन का देखना है। तो मैं पिछले 18 से 19 वर्षों से पूरे सत्य जीवन के जानने में लगा हुआ व्यक्ति हूँ। तो
बहुत सारे जब शब्द अलग अलग मुद्दों के आ गए हैं तो मुझे लगता है कि दूसरे लोग भी उसको समझे, उससे परिचित हो। ये पूरी एक क्रमबद्ध विकास की परिणति है। आप बहन जी कोई और अगर इसमें शंका हो, कुछ और जिज्ञासा आ रही हो तो करें, नहीं फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है भैया, बस हाँ ठीक है भैया, बस आगे करिए। हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि चेतन, अवचेतन, अचेतन, फिर जो हमारी आत्मा की यात्रा है यदि वो पूरी हो जाती है या हमने करनी शुरू की तो वो पराचेतन में ले जाते हैं। जो चेतना की 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं ना अकॉर्डिंग टू महर्षि अरविंद जी के अनुसार। तो ठीक है, बस अब क्लियर हो गया भैया। ठीक है, अब उसी से कनेक्ट कर लिया आपने इसको। ठीक है, अब कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है सर। हेलो भैया, आवाज आ रही है? हाँ दिलीप सर। आ रही है। हाँ भैया। सर मैम का क्वेश्चन था मन और मानस के कार्यों में अंतर, जहाँ तक हमने सुन पाया है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? तो आपने खैर बहुत डिटेल में बताया, लेकिन थोड़ा मेरे मन में विचार आया। जैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मन के अंदर का भाग जो मन के बारे में बताया वो मानस है। जैसे मन के बाद नहीं बताया मैंने, मन के बारे में सर, मन के बारे में। जैसे रामचरितमानस है तो राम का चरित्र जो मन में आया, राम के चरित्र का स्वरूप जो मन में आया वही तो मानस है सर। नहीं, ऐसे न लें। मेरा मतलब है प्रचलित शब्दों से अगर लेंगे कोई अर्थ तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं मानस सर दार्शनिक रूप में नहीं ले रहे हैं, अभी केवल साधारण बात कर रहे हैं सर, उसके बाद की बात है वो। तो मैं जो मानस कह रहा हूँ उस चौथे कोश को मानस कह रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। मैं वो रामचरित मानस की दृष्टि से जो अच्छा है वो भी क्या कि जो राम के चरित्र का जो बोध होता है हमें, राम के जो चित्र आता है, राम का चरित्र जो मन में आता है वो मानस है। नहीं, चित्र नहीं आता, मन में नहीं आता। ये हम अधिक रूप से मन को जहां जहां लगा देते हैं, कहते हैं मन ऐसा कर रहा है, मन वैसा कर रहा है। तो असल में मन को हम जीवन की तरह भी समझते हैं। जैसे खाने चलते हैं तो भोजन आवश्यकता है शरीर की, लेकिन हमारा मन करता है कि हम मीठा खाएं आज, और नुकसानदायक है तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, क्षति पहुंचाएगा, लेकिन मन के कारण हम खा लेते हैं। तो ये जो मन है ये हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व करता जैसा दिखता है, लेकिन होता नहीं ऐसे। ये भ्रांति में हम लोग मन को इस तरह प्रयोग करते हैं। मन में केवल भावनाएं होती हैं, मन में रुचियां हो सकती हैं, भाव रुचि में, अरुचि में, क्रोध में, घृणा में है। मन में संवेदना होती है, मन में पीड़ा होती है, ये सब होता है। लेकिन मन में और मानस में एक बड़ा अंतर है। मानस में चौथे कोश को कह रहा हूं जहां पे प्रज्ञा होती है। अभी मैंने तीसरे कोश चित्त में बुद्धि को बताया है, बुद्धि कैसे कैसे काम करती है। अब जरा प्रज्ञा को समझ लो, जो चौथे कोश की क्रिया है, ज्ञानार्जक क्रिया है। बुद्धि भी ज्ञानार्जक क्रिया है, लेकिन वो सीमा में है, उससे सूचनात्मक ज्ञान मिलता है। लेकिन जो चौथे कोश में मानस में प्रज्ञा है वो अद्भुत है। प्रज्ञा के 5 प्रक्रम हैं। पहला है दूसरी है अनुभूति, और तीसरी है विश्लेषण संश्लेषण। विश्लेषण होता है किसी छोटी चीज को खोल खोल के फैला के देखना, ये विश्लेषण की क्षमता है। और संश्लेषण हो दो बिखरी हुई बातें अलग अलग कहीं पकड़ी, 2 टुकड़े पड़े हैं, उनको जोड़ के हमने कुछ समझ ली, ऐसा है। 2 तथ्यों को जोड़, 5 जो मूल प्रक्रियाएं हैं ये प्रज्ञा में आती हैं। और प्रज्ञा से हम सत्य को जान पाते हैं, प्रज्ञा की सहायता से। जब तक हमारा चौथा कोश विकसित नहीं होता तब तक हमें सत्य हाथ नहीं लग सकता है। इसलिए चौथे कोश को मैंने मानस कहा है, प्रचलित शब्दावली में कहने की जरूरत पड़ी है।
कि मानस क्या है। तो मानस में बोध की सामर्थ्य है। मानस के माध्यम से ही प्रज्ञा की सहायता से हम बोध कर पाते हैं। इसलिए वहां का जो उद्देश्य या जो वहां की मूल आवश्यकता है वो सत्यान्वेषण की है, और सत्यबोध मिलता है तो सुख मिलता है, ऐसा है। ये भी सभी लोग ध्यान में ले लें कि पहला कोश है शरीर, शरीर में भूख है, भूख का निवारण समाधान करने जाते हैं तो पोषण करना होता है। पोषण करते हुए जब तृप्ति बोध मिलता है तो सुख मिलता है। दूसरा कोश है शरीर जाते हैं तो संरक्षण करना होता है। संरक्षण करते समय जब सुरक्षा बोध मिलता है तो सुख मिलता है। तीसरा कोश है चित्त। चित्त में हमारे जो है वो भोग की मूल समस्या है, उसका समाधान करने जाते हैं तो संवर्धन करते हैं। संवर्धन करते हुए जब हमें समृद्धि बोध होता है तो सुख मिलता है। चौथा कोश है मानस, उसमें समस्या भ्रम की है, भ्रम का समाधान करने जाते हैं तो सत्यान्वेषण करते हैं। सत्यान्वेषण करने में जब सत्य बोध मिलता है तो सुख मिलता है। पांचवा कोश है आत्मा जिसको कहते हैं, उसमें हमारे यहाँ भटकाव की समस्या है, और जब भटकाव खत्म होता है कब, जब सत्य बोध मिलता है, और सत्य बोध के उपरांत भटकाव खत्म होता है और फिर हमको आनंद बोध होता है। तो आनंद बोध का मतलब है निरंतर सुख में जीना। तो आनंद बोध होने पर जो सुख मिलता है वो पांचवा और अंतिम सुख है। मैंने कहा है पंच आयामी या पंच तात्विक जीवन दर्शन। सब चीजें प्रायः 5 जगह जाके केंद्रित होती दिखती हैं, ठीक है। तो ये एक रोचक तथ्य है, इसको देखिए आप। अब कोई अगर प्रश्न आ रहा हो तो बताएं, नहीं हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य पे कुछ चर्चा हो रही थी, ठीक है भैया, अब आगे कंटिन्यू जी सर, आगे चलिए सर जी। तो आप जब वो देखेंगे जो प्रारूप हमने पिछले दिनों डाला था, तो उसमें पोषण के लिए 5 भूखों की बात करी थी हमने। तो 5 भूखें क्रमशः सांस की भूख, जल की भूख, सांस की भूख को स्वसा कहा, जल की भूख को त्रसा कहा, भोजन की भूख को क्षुधा कहा, और फिर जो ऊष्मा या ऊर्जा की भूख है उसको हमने क्लांति कहा, यानी थकान। और फिर जो अवकाश यानी आकाश तत्व है, अंतरिक्ष तत्व है, उसकी भूख को निद्रा कहा। तो अब आप अगर इन 5 भूखों का ठीक से परीक्षण कर सके, ठीक से जांच कर सके, परख सके, तो इसी से सारा स्वास्थ्य तय होता है। पूछेंगे कैसे? हम सांस कितनी मात्रा में ले रहे हैं, सांस में जो अंदर हवा जा रही, वायु जा रही, उसकी गुणवत्ता कैसी है, और फिर वो कितनी मात्रा में बाहर आ रही है। हम लोग अभी, आप अपने अपने सीनों पे देखिए, हाथ रख के देखिए, और उसके बाद देखिए लगातार सांस ले रहा हूं मैं, जरा सी भी हलचल नहीं हो रही। यानी हमारे फेफड़े इस समय मात्र 10% सांस ले रहे हैं, 10% अपनी क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, 90% बेकार हो गए। अब जब ये पूरे खुलते नहीं हैं तो हमारे वायु कोश उसके फेफड़ों के नहीं खुलते, और वायु कोश नहीं खुलते तो हवा जो है वो अंदर वायु कोश में जब तक प्रवेश नहीं करती तब तक ऑक्सीजन सोखा भी नहीं जाता। फिर वो ऑक्सीजन रक्त में मिलता है और हर एक कोशिका के माइट्रोकांडिया तक जाके वहां दहन होता है और एटीपी ऊर्जा बनती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और तमाम अपशिष्ट विकारी तत्व फिर सांस के बाहर आते हैं प्रश्वास में। ये ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हमारे अंदर ढेर सारे टॉक्सिन्स भरे हैं। ये सर्वाधिक टॉक्सिन्स जो हैं, सर्वाधिक विकारी रसायन तत्व, वो सांस से बाहर जाते हैं, फिर मूत्र और पसीने से बाहर जाते हैं, और फिर जो बचता है वो मल द्वारा बाहर जाते हैं। इसलिए हम एक अगर उपाय कर लें स्वस्थ रहने के लिए कि फेफड़ों में आराम से श्वास भरें, और जब जब याद आ जाए हमें, चलते बैठते कहीं भी काम करते, तो हमें
2 से 3 सेकंड में सांस को आराम से भरना चाहिए। जो और अच्छा करना चाहते हैं तो 4 से 5 सेकंड तक भर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सेकंड में सांस को आराम से भरना। ऐसे 3 हो गया, अब 3 सेकंड रोकना, अंदर हो गया 3 सेकंड, अब धीरे धीरे 3 सेकंड में छोड़ना। अब इसके बाद 3 सेकंड बिना सांस के हैं, तो ये सबसे सुंदर प्राणायाम है और अनायास ही हो जाएगा, कभी भी कर सकते हैं। तो इससे आप देखिएगा कितना फर्क मिलता है आपको। इसको रोक कर देखिए कि मैं कितनी देर सांस रोक पाता हूं, और अगर 30 सेकंड से कम रोक पाते हैं तो आप अपने आप को पर्याप्त बीमार मान लीजिए। मैं डरा नहीं रहा हूं, हकीकत है। और थोड़ा अभ्यास करिए, सुबह बैठ जाइए कहीं भी, रास्ते में भी अगर गाड़ी में बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, कहीं और थोड़ी देर के लिए 5 प्रयास करिए, सांस भरिए और भर के पूरा रोक के देखिए कितने सेकंड रुक पाती है, फिर छोड़ दीजिए, फिर 2-4 बार 5 बार आराम से सांसें भर लीजिए और फिर एक बार भरिए। ऐसे और अगर 2 मिनट आप सांस रोक लेते हैं तो संक्रमण से होने वाले सारे रोग होने बंद हो जाएंगे आपको। ये चमत्कार है प्राण का, इसीलिए उसको प्राण कहा जाता है, प्राणवायु इसलिए कहा जाता है। अब कोई इसको और ले, मैं एक प्रयास में एक बार मैंने करीब 15 दिन के आसपास प्रयास किया, तो मैं करीब 2 मिनट और 32 सेकंड तक गया हूं। और अगर ये 3 मिनट की सांस आपकी रुक जाए तो शरीर में शायद स्वास्थ्य की कुंजी मिल जाती है। एक कोई बड़ा सुंदर सा गीत है, उसकी एक पंक्ति याद आ रही है कि दे खजाना तुम्हें सौंप दी कुंजियां। ईश्वर ने क्या किया है कि तुम्हें खजाना भी दिया और कुंजियां भी दे दी हैं, चाबियां भी। भाग्य क्या है, विधाता स्वयं आप हैं और दीनता हीनता ही तो अभिशाप हैं। दे खजाना तुम्हें सौंप दी कुंजियां और बोध विस्मृति, यानी जो हमें ज्ञान था उसको हम भूल गए हैं, बोध विस्मृति बने घोर संताप हैं। और भाग्य के देवता भाल को पीटते, हम स्वयं भाग्य का निर्माण करने वाले देवता हैं, लेकिन हम अपना माथा पीट रहे हैं। ये हमारी बोध विस्मृति है, हमने अपने ज्ञान, तो बोध विस्मृति बने घोर संताप हैं। और भाग्य के देवता भाल को पीटते, हाथ बांधे खड़े पांव आगे नहीं। इतनी सी है आप जागे नहीं। तो ये जो चेतना के जागृति का मुद्दा है, ये ही सबसे कठिन है। ये भी यही बड़ा कठिन है, क्योंकि मोह माया में हमें अच्छा, इसका जांचने का एक बड़ा सरल तरीका है। आप अपने आप से प्रश्न करिए, पूछिए कितने लोगों को नहीं हुआ है। ये बड़ा सरल सा तरीका है। तो फिर जुड़ेंगे, बाकी जब इस तरह की बातें होने लगी तो निकल लेंगे, नहीं अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या हैं, कैसे। तो मैंने श्वास की बात आपको जल की आवश्यकता लगती है। दूसरी जो भूख है उसको जल की भूख है, और उसको हमने तृषा कहा, तृष्णा कहते हैं आमतौर।
कल आएगा। कल आएगा? आज नहीं पहुँचा है? तो अकेले कहीं वो खड़ा हो, कहीं वो जेंट्स लोग होते तो, और अंधेरा लाइट नहीं आ रही थी। तो क्या देर भी हो गई थी क्या उसकी? हाँ, तो हमने कहा नहीं तो कल कर। सर आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है सर आपका। अच्छा। हाँ, या तो फिर अगली डेट के लिए रखिए, नेटवर्क बहुत दिक्कत दे रहा है, सोच समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, हमने पहले ही मना कर दिया था, काफी लंबा अंतराल हो फोन जाता है। कर दिया था हमने जी। कि लाइट नहीं आ रही, गड्ढे बहुत हैं, इधर से भी रात में ना